वाह, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एएलपी ग्रुप डी और अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है उसकी स्पेशल लाइव सेशंस में। और इस बात की हमें बेहद खुशी है कि अभी तक कोई नहीं आया है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बात समझने की है कि जब मैंने स्टार्टिंग में सिस्टम्स ऑफ बॉडी पढ़ाया था कि हमारी जो शरीर होता है उसको अलग अलग सिस्टम्स या अलग अलग तंत्रों की जरूरत क्यों होती है, तो हमने जाना था कि बॉडी अलग अलग तरीके के स्पेशल सेल जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यूज से मिलकर बनी है। और वो जो स्पेशल टिश्यू होते हैं उन्होंने स्पेशल ऑर्गन्स बनाए और उन ऑर्गन से मिलकर बन गया ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम की मदद से जो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शन है या महत्वपूर्ण फंक्शंस होते हैं वो अंजाम दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जब हमने सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी को हर एक काम करने के लिए, चाहे मैं आपको पढ़ा रहा हूं चाहे आप पढ़ रहे हो, हमें कहीं और से कहीं और जाना है, हम ये ऐसे करके हाथ चला रहे हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? आई नीड एनर्जी। मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के लिए मैंने क्या लिए? पोषक तत्व लिए। ऊर्जा के लिए भैया मैंने क्या लिए? पोषक तत्व लिए, जिन्हें मैंने क्या कहा? फूड के रूप में। किसके रूप में लिए मैंने? पोषक तत्व खाने के रूप में लिए। खाने के रूप में जो मेरे पोषक तत्व थे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे। ये कैसे थे? जटिल थे। तो मैंने इनको पचाया या मैंने इनको ब्रोकन डाउन कर लिया, मैंने इनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, जिसे मैंने क्या कह दिया? डाइजेशन। जिसे मैंने क्या कह दिया? डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन के बाद में जो ये खाना था, अब भैया मैंने पाचन कर लिया तो मेरा जो ब्लड है, मेरा जो खून है शरीर के अंदर, उस खून ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया या उस खून ने इसका अवशोषण कर लिया। एब्जॉर्प्शन हो गया इस खाने का। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये जो खाना था ये मेरी सेल और टिश्यूज तक पहुंचा दिया गया, कोशिका और ऊतकों तक पहुंचा दिया गया। कहां तक पहुंचा दिया गया? कोशिका व ऊतकों तक, जो हमारे टिश्यूज थे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोल देते हैं भैया? एसिमिलेशन। अब हमारा जो भोजन है, ये जो खाना है, ये क्या होता है? इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? इसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी अर्थात रासायनिक ऊर्जा। इसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी भोजन के पदार्थ होते हैं इनके अंदर प्रोटीन, इनके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। मतलब उसमें क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड होते हैं, बंधन होते हैं। अब हमारे पास केमिकल है, केमिकल एनर्जी है, किसके रूप में? बॉन्ड्स के रूप में। तो मुझे क्या तोड़ना होगा? इन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा। अगर मैं इन बॉन्ड को तोड़ देता हूं तो वो एनर्जी मेरे शरीर को मिल जाएगी। फिर से सुन लो मेरे भाई कि हमने खाना खाया, खाने से हमें तुरंत एनर्जी नहीं मिली, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी तो केमिकल एनर्जी के रूप में हमारे खाने के अंदर थी। और वो किस में बंधी हुई थी? बॉन्ड में बंधी हुई थी। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड थे, तो हमें इसे तोड़ना होगा। और जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। समझना, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 मिनट रुक जाओ। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमें पहली नजर में ये समझ में आया कि भाई हमने खाना तो खा लिया और खाने ने हमारे अंदर केमिकल एनर्जी दे दी, लेकिन वो हमारी बॉडी में आई नहीं। उसे हमारी बॉडी में लाने के लिए हमें उसे तोड़ना होगा। और तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? बफरिंग हो जाएगी, रुक जाइए, शांत थोड़ी देर में हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ग्लूकोज का क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन करना होगा। ऑक्सीडेशन करना होगा, या मैं ये कहूं जैसे आप कोयले को जलाते हो, आप कोयले को जलाते हो ना, कोयले को जला के आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी तरह गोयल, ये जो ग्लूकोज है ये भी तो कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का ही एक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंबशन करना पड़ेगा। आपको इसको जलाना होगा। आपको इसको क्या करना पड़ेगा? कंबशन करना पड़ेगा, जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए,
फूड है, फूड से आपको एनर्जी को फ्री करना है। तो जैसे कोयले को आप जलाते हो, कोयले के अंदर भी तो केमिकल बॉन्ड के रूप में ऊर्जा रहती है, केमिकल बंधनों के रूप में। तो जब आप उसको जलाते हो तो एनर्जी रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन। इसी तरह आपको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और तब क्या मिलेगी आपको? एनर्जी अर्थात ऊर्जा। तो यही सब क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, यही क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो फिर मामला जम जाए। हो जाएगा ठीक, रुकिए। हाँ थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, अभी खत्म हो जाएगा आधे घंटे। आने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है डिफ्यूजन। क्या तरीका है? डिफ्यूजन, जिसे आप परासरण बोलते हैं। ठीक है, परासरण। डिफ्यूजन क्या होता है, मेरी बात समझ लीजिए। देखो, अमीबा है ये, अमीबा। ये क्या है? अमीबा। अमीबा को अगर मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो छोटे हैं, तो ये बाहर से ही जो ऑक्सीजन होती है इनके अंदर चली जाती है। मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा को हटा दो, मान लो कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर क्या होता है? बाहर से ही, दिख नहीं रहा कुछ? अरे यार भगवान जी, चला दे यार, इसने क्या, यही आ जाएगा 4G, क्या हो जाएगा? जब भी कुछ करने का मन करता है इसे रात वाली क्लास में दिक्कत करता है। हाँ यार, ये मेरे साथ यही तो टेंशन हो रही है। हार्ड, क्या बताऊं आपको, दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा चैप्टर है भी, सब कुछ सही कराने का मन है, तो अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और मेरे पास आज नोट्स भी नहीं है कि मैं आपको नोट्स दूं, जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ना होगा आज तो। जी ठीक है, चलिए। बफरिंग तो आएगी इसमें, तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए। तो डिफ्यूजन कहने का मतलब, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते, छोटे ऑर्गेनिज्म होते, तो उनके अंदर बाहर से ऑक्सीजन डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है, डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अब हमारा इतना बड़ा शरीर है, अगर हमारे अंदर बाहर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होने लगे, तो जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है, जिस रेट से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, वो इतना कम होता है, इतना कम होता है, इतना कम होता है कि अगर अंगूठे तक हमें, पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ी तो भैया हमें लग जाएगी कई दिन। और इतनी जल्दी, इतना देर तक हम ऑक्सीजन की कमी में नहीं रह सकते। इसलिए भगवान जी ने हमारे शरीर में एक अलग से सिस्टम दे दिया कि भाई मैं ऑक्सीजन आपके शरीर में लाने के लिए एक अलग सिस्टम दे रहा हूं। और उस सिस्टम को उन्होंने क्या दे दिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। उस सिस्टम का उन्होंने नाम क्या दे दिया? श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, जब आप श्वसन होगा तो इसमें प्रमुख रूप से 3 काम होंगे, मेरी बात समझिएगा। पहला काम क्या होगा बाबू? पहला काम होगा कि आप बाहर से ऑक्सीजन लोगे, आउटसाइड से क्या लोगे? ऑक्सीजन अंदर लोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करोगे? बाहर निकालोगे। भाई आपने सांस ली, सांस ली, ऑक्सीजन आपके अंदर चली गई, और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है सांस छोड़ते हुए वो बाहर चली गई। ये जो पहला वाला पोर्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन का इन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आउट, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं भैया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाह्य श्वसन, समझिएगा, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो आप सांस लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रीदिंग करोगे। क्या करोगे? सबसे पहले आप ब्रीदिंग करोगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छवास। क्या बोलते हैं? सबसे पहले आप ब्रीदिंग करोगे। ठीक है, सेकंड काम क्या होगा इसमें? एक तो आपने ब्रीदिंग कर ली, और सेकंड काम होगा भैया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए? डरिए मत एग्जाम से, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। 15 दिन रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 9 अगस्त को नागासाकी पे बम भी फेंका गया था। ठीक है ना? और भैया 9 अगस्त को तुम्हारे एलपी के पेपर स्टार्ट है, टेंशन मत लीजिएगा। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें 2 मुख्य काम होते हैं बाबू। एक काम तो होता है आप सांस लेते हो, सबसे पहले जैसे आपने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? फेफड़ों के पास, और वहां क्या मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ऑक्सीजन को फेफड़े अंदर ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देंगे। तो पहला काम हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड चीज क्या आती है, जब आपने ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर लिया और ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, आपके फेफड़ों में पहुंच गई, तो उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से कहां तक पहुंचाना है, सेल तक पहुंचाना है। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को आप? पहला काम हो गया कि आपके पास ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब आपका सेकंड काम क्या कहता है कि उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है। तो क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सेकंड काम क्या हो जाता है, गैसों का परिवहन। गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होगा, परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब लंग्स से पूरे बॉडी में पहुंचानी होगी, होल बॉडी, और बॉडी से लंग्स से बॉडी तक ऑक्सीजन, और बॉडी से क्या आनी होगी, CO2। यहां तक भी टेंशन खत्म होगी। अब तीसरा काम क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गई, ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गई, सेल, तो सेल में इस ऑक्सीजन का क्या होगा, इस्तेमाल होगा। तो तीसरी चीज क्या हो जाती है यहां पे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरी चीज यहां पे क्या हो जाती है भैया, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ये जो काम होता है ये कहां पे होता है, कोशिका के अंदर होता है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी, फिर ऑक्सीजन सेल तक, ठीक है। तो तीसरा काम क्या होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेल होंगे, कोशिका जो होगी उस ऑक्सीजन का यूज करेगी, उस ऑक्सीजन का यूज करेगी। तो ये 3 काम हो गए आपके मुख्य। पहला काम क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आप ऑक्सीजन को अंदर लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालोगे। दूसरा काम क्या होगा, उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाओगे। और तीसरा काम क्या होगा, सेल उसका इस्तेमाल करेंगे, सेल उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे कैसे होगा। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। जो ये बाह्य श्वसन होता है, इसमें कोशिका का कोई मतलब नहीं होता। इसमें जो ये बाह्य श्वसन होता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ब्रीदिंग। क्या होता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक फिजिकल, ब्रीदिंग को आप क्या कह सकते हो, एक फिजिकल एक्सरसाइज है या एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें आप एक बार सांस अंदर लेते हो, ये तो मैंने ज्यादा ले ली, ठीक है। एक बार सांस आप क्या लेते हो, बाहर छोड़ते हो। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं श्वासोच्छ्वास में। एक होता है इंस्पिरेशन बोलते हैं उसे आप, या एक दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ठीक है, एक क्या होता है इंस्पिरेशन, एक क्या होता है एक्सपिरेशन। मतलब इसमें सांस अंदर लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, सांस अंदर, और इसमें क्या छोड़ते हैं, सांस बाहर। तो अब थोड़ा सा है ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। चलो, इनहेलेशन, इसके कई नाम है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब मेरी बात सुनिए, अभी तक आपने ये तो पढ़ा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या चीज है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कौन कौन से जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम देते हैं। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर यहां वापस लौटते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है। सबसे पहले तो बात आती है कि रेस्पिरेशन के बाद में कि ये सिस्टम कौन सा है जो इस रेस्पिरेशन को हमारी बॉडी में चलाने का काम करता है। तो सबसे पहले है, हवा कहां जाती है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के अंग। कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले हवा जाती है आपकी नाक, नोस्ट्रिल्स में, नोज में। नोज में जो 2 द्वार होते हैं ना, गेट,
इन गेट से होके जाती है, ठीक है। सेकंड चीज, नोज के बाद में हवा पहुंचती है फेरिनिक्स पे। कहां पहुंचती है? फेरिनिक्स पे। आपको पता है ये जो ग्रसनी होती है ये जंक्शन होता है, ये एक जंक्शन होता है ना फूड पाइप और विंड पाइप का। फूड पाइप खाने वाली, क्या फायदा है ऐसी क्लास का। चल जा भाई, चल जा प्लीज, चल जा, तेरे हाथ जोड़ो, ठीक है। जंक्शन होता है तो आपको पता है, मैंने बताई थी एपिग्लॉटिस नाम की एक चीज हो जाती है जो हवा वाली जो पाइप होती है उसको ढक लेती है, खाना चला जाता है। फेरिनिक्स, फेरिनिक्स के बाद में पहुंचता है ये लैरिनिक्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो? वॉइस बॉक्स। ये जो बड़ा सा ढक्कन सा होता है एडम्स एप्पल, ये वाला, इस वॉइस बॉक्स में पहुंचता है। वॉइस बॉक्स के बाद में जो हवा होती है वो चली जाती है ट्रेकिया में। अब चल जाएगी, अब चल जाएगी शायद। अरे रिकॉर्ड ही कर लूंगा अब तो मैं तो परेशान हो गया इससे, जिंदगी खराब कर दी। इतना गुस्सा आ रहा होगा ना तुमको मुझ पे। अब ठीक है, चलिए सुन लीजिए। तो पहले नाक में, नाक से होती हुई फेरेनिक्स, फेरेनिक्स से होती हुई क्योंकि वो जंक्शन होता है फूड पाइप और विंड पाइप का, वहां से होती हुई हमारे कंठ में, वहां से होती हुई हमारे कंठ में जो हमारे ये वॉइस बॉक्स होता है। उसके बाद में विंड पाइप, वायु की नली में, वहां से ये जो ट्रेकिया होता है, ये मान लो एक पाइप है, ये पाइप दो मेन पाइप में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट लंग चली जाती है और एक कहां चली जाती है? राइट लंग। एक राइट की तरफ चली जाती है और एक लेफ्ट फेफड़े की तरफ, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं ब्रोंकाई। इसको क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाई। ये जो पाइप है ये बाद में जाके और छोटी छोटी जैसे ब्रांच नहीं होती पेड़ की, ऐसी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। ये जो पाइप है ये जाके और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती है। ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इनके एंड पे आपको अंगूरों जैसे गुच्छे से दिखते हैं, जैसे अंगूर होते हैं ना ग्रेप्स, ऐसे अंगूरों जैसे गुच्छे होते हैं। और वो जो अंगूरों जैसे गुच्छे होते हैं उनको बोलते हैं एलवियोली। क्या बोलते हैं? एलवियोली। तो एक्चुअल में पहले नाक, फिर एनपीएल मतलब नाक, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, फिर ट्रेकिया, टीवी मतलब ट्रेकिया जैसे आईपीएल होता है ना, इसी तरह एनपीएल नेशनल प्रीमियर लीग, टीबी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। और जो ब्रोंकाई है वो छोटे छोटे और ब्रांचेस में टूट जाती हैं जिन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और इसका जो एंड होता है वो कहां जाके एंड हो जाता है? एलवियोली पे। एक्चुअल में ये डेड एंड है, इससे आगे कोई चीज नहीं है। अगर हवा को वापस आना होगा तो वो एलवियोली से होते हुई इसी रास्ते से वापस शरीर से बाहर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एलवियोली। जो लंग्स होते हैं ना हमारे फेफड़े, यही तो मेन काम करते हैं रेस्पिरेशन का। तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है इसको बोला जाता है एलवियोली। क्या बोला जाता है? एलवियोली। यही एलवियोली होती है जो ऑक्सीजन को सोखती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। चलिए, तो ये तो ऑर्गन्स हो गए। ब्रीदिंग की बात कर रहे थे हम। ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। और ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दो पार्ट थे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन माने जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, अंदर लेते हो, और एक्सहेलेशन जब आप ऑक्सीजन को बाहर निकालते हो। तो जब आप अंदर निकालते हो तो देखो जो हमारा ये पूरे के पूरे जो हमारे फेफड़े होते हैं ना, ये एक कैविटी में बंद होते हैं, एक गुफा में बंद होते हैं, ठीक है।
एक गुफा में बंद होते हैं और इनके नीचे एक परत होती है जिसको बोलते हैं डाइफ्रेगम। क्या बोलते हैं? डाइफ्रेगम। ठीक है, एक डाइफ्रेगम नाम की क्या होती है? एक परत होती है। तो जब आप इनहेल करते हो, जब सांस अंदर लेते हो, तो ये जो रिब्स है, ये जो मसल्स है, ये ऊपर की तरफ बढ़ी, तो ये जो डायफ्रेगम होती है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये जो डायफ्रेम होती है ये क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि जब आप सांस ऊपर की तरफ लेते हो तो ये जो डायफ्रेगम होती है ये क्या करती है? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? ये सिकुड़ जाती है। और जब आप सांस छोड़ते हो तो ये जो डायफ्रेगम होती है ये रिलैक्स हो जाती है या एक्सपेंड हो जाती है। रिलैक्स हो जाती है या एक्सपेंड हो जाती है, कहने का मतलब प्रसार हो जाता है इसमें। इसमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होते हैं कि ये जो कैविटी, इसकी जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगी, इसका जो वॉल्यूम होता है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा एयर हमारे फेफड़ों के अंदर आ सकती है। तो एक्सहेलेशन मतलब, एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड, इतना याद रख लेना। और इनहेलेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट। एक याद हो जाएगा, दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। अब यहां से जो मेन क्वेश्चन आता है कि जब आप सांस को अंदर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है, कहते तो है कि मैंने ऑक्सीजन ली, लेकिन हम पूरी की पूरी हवा अंदर लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो हम हवा लेते हैं अंदर, और हवा में क्या होता है आपको पता है, लगभग 79% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। 21% के करीब क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। 0.03% के लगभग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन भी होती है, बाकी सारी चीजें भी होती है। फिर से समझ लो, जब आप सांस अंदर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो, आप सांस में, हवा में जो भी गैस होती है उन सभी को ले रहे होते हो, या जो भी उसके अंदर रेत वगैरह होता है। तो इसीलिए जो नाक में से कभी कभी वो मलबा नहीं निकलता, म्यूकस, तो नाक में हमारी में म्यूकस होता है और बाल होते हैं, जिससे कि सांस के साथ अगर कुछ चीजें हमारे नाक में अंदर चली जाए, रेत वगैरह, तो जो म्यूकस होता है ना, एक उसका काम होता है कि वो जो हवा हम लेते हैं ये हवा वार्म होती है। ये हवा कैसी होती है? वार्म। तो इसको थोड़ा सा कूल कर देता है और इसको थोड़ा सा भिगा देता है, वेट कर देता है। और वेट करने से क्या होता है, जो इसके अंदर रेत वगैरह के कण होते हैं वो क्या बन जाता है? नाक में से जो कभी कभी आप उंगली देकर निकालते हो। ठीक है, वार्म हवा को थोड़ा सा कूल भी कर देता है। बाल का काम भी ये होता है कि कोई मक्खी मच्छर या छोटी छोटी चीजें अंदर चली जाएं तो वो भी आपको शरीर में, मतलब अंदर सांस की नली में ना जा पाए, जिससे प्रॉब्लम हो। ये तो होगी हवा अंदर ले ली। और अंदर से जब हम बाहर निकालते हैं तो जो बाहर आने वाली हवा होती है, जो बाहर आने वाली हवा होती है, बाहर निकालने वाली सांस, उस सांस में समझिए क्या क्या होता है। उसमें नाइट्रोजन तो इतनी ही परसेंट होती है जितनी परसेंट आपने ली थी, जितनी परसेंट आपने ली उतनी ही क्या होती है? बाहर आ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकालते में, क्योंकि इसमें से 4% ऑक्सीजन यूज हो जाती है लगभग, तो ऑक्सीजन बाहर निकलते में कितनी हो जाती है? 17%। इसका मतलब जो हम सांस छोड़ते हैं ना उसमें भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लगभग 100 गुना बढ़ जाती है, ये हो जाती है 4% के लगभग। तो ये होती है बाहर निकालने वाली सांस। अंदर लेने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% नेचुरली, और जब बाहर निकलती है तो कितनी निकलती है? लगभग 4%। ठीक है, और नाइट्रोजन तो जितनी जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है। इसका मतलब अब आपके बॉडी के अंदर सांस के, मतलब जो आपके फेफड़े हैं उनमें हवा पहुंच गई। अब हवा कहां पहुंच गई? फेफड़ों में। तो फेफड़े कितने हो गए? 2। एक तरीके से समझ लो, फेफड़े कितने हो गए? 2। ये स्टर्नम हो गया जो फेफड़े को सपोर्ट करती है, बीच वाली हड्डी। और ये मैंने क्या बताया था कि ब्रांचों में बढ़ जाएगी, ये ब्रोंकाई ब्रांचों में बढ़ जाएगी ना। और ब्रांचों के एंड पे क्या होगा? छोटे छोटे, मान लो जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें आपको मिलेंगी, जिसे एल्वियोली बोलेंगे। अंदर आ गया तो जो राइट लंग होता है, जो हमारा राइट लंग होता है ना, राइट फेफड़ा, ये थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 56% जो वॉल्यूम होती है राइट लंग की होती है। लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। अब
आपके अंदर एयर आ गई, एयर, और एयर में आपके पास गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आपको अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेना है। तो एक्चुअल में यहां पे होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। इसको फुफ्फुस भी बोलते हैं। ये जो एलियोली होती है ना, इनको फुफ्फुस भी बोलते हैं। अब यहीं से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो हम एक एल्वियोली पकड़ लेते हैं। लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है, लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब लंग्स जिसकी वजह से कार्य करते हैं, वो होती है हमारी एल्वियोली, जो कि छोटे छोटे गुब्बारे टाइप उन्हें मान सकते हो। मान लो एक ये गुब्बारे टाइप है, तो इसके अंदर कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जाल होता है। कैपिलरीज का क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज का एक बहुत बड़ा जाल, कैपिलरीज का। अब समझिएगा, ब्लड कैपिलरीज का बहुत बड़ा सा जाल होता है और यहां पे एक्सचेंज होना है। ऑक्सीजन अंदर आनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी है। तो समझिए, जो हवा आपने अंदर ली, जो हवा आपने अंदर ली, उसमें जो ऑक्सीजन थी उसका प्रेशर था 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। मरकरी के पारे पर 100 मिलीमीटर उसका क्या था? प्रेशर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एयर, जो हवा आपने अंदर ली, उसमें जो ऑक्सीजन थी, तो उसका जो प्रेशर था वो कितना था? 100 मिलीमीटर ऑफ Hg। जबकि जो अंदर वाली जो एक कैपिलरीज है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर था वो था 40 mm ऑफ Hg। कितना था? 40 mm ऑफ Hg। अब मुझे ये बताइए कि भैया हवा का प्रेशर ज्यादा है, ब्लड का प्रेशर लो है, तो जाहिर सी बात है हवा से जो ऑक्सीजन है वो कहां चली जाएगी? ब्लड में। मैं कोई गलत बता रहा हूं? फिर से समझ लीजिए बाबू, हवा का जो प्रेशर ज्यादा है 100 mm ऑफ Hg, जबकि जो ब्लड का प्रेशर है, वो ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 40 mm। आपको पता है कि ज्यादा से कम की तरफ हमेशा गैस डिफ्यूज होती है। गैसों का क्या होता है? डिफ्यूजन। तो इसका मतलब जो एयर से कहां चली जाएगी ऑक्सीजन? ब्लड में चली जाएगी। ऑक्सीजन एयर से कहां चली जाएगी? ब्लड में। प्रेशर डिफरेंस हो जाता है और ये जो प्रोसेस होगा इसको आप कहोगे डिफ्यूजन। कि यहां पे क्या हो गया? डिफ्यूजन। ये बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? प्रेशर कम होने की वजह से, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ये गेम हो जाता है। एक का होता है 100 और दूसरे का होता है 40। ठीक है, 40 भी नहीं होता, इसका 37 होता है। कितना होता है? 37। ये कितना होता है? 37 mm ऑफ Hg। 37 mm ऑफ Hg। ठीक है, कैपिलरीज देखो, जहां से जो आर्टरी होती हैं, ये आर्टरी और छोटी छोटी फाइन पार्टिकल्स में बढ़ जाते हैं। कैपिलरीज सेल के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाती हैं, सेल तक, जबकि जो ये होती है टिश्यूज तक पहुंच पाती हैं। तो अंदर तक जो ले जाने का ये, और मान लो और पतली पतली आर्टरी और वीन से भी पतली पतली होती हैं और इन्हीं में डिफ्यूजन होता है। इनकी ही वॉल के आर पार रक्त चला जाता है। ये जो कैपिलरीज की वॉल होती है ना, दीवार, इसके आर पार आपका ब्लड चला जाता है। बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रेशर होता है 46 mm ऑफ Hg रक्त में। और जो एल्वियोली होती है, जो हवा अंदर आई थी, जो अंदर एयर आई थी, हवा आई थी, उसमें CO2 का प्रेशर होता है 40 mm ऑफ Hg। फिर से सुन लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें 46 mm 46 mm ऑफ Hg क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है, जबकि हवा में 40। तो इसका मतलब ब्लड से कहां जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड? हवा में। और वो कहां चली जाएगी बाद में कार्बन डाइऑक्साइड? शरीर के बाहर। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो गया, गैसों का आदान प्रदान भी हो गया। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ये जो ये आपका ऑक्सीजन होता है, ये जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ये वाटर में ज्यादा नहीं घुलती, वाटर में बहुत लेस सॉल्यूबल होती है, वाटर में बहुत कम घुलती है। तो अभी जो ऑक्सीजन है किसके पास है? लंग्स के पास है, फेफड़ों के पास है नहीं है? लंग्स से कहां पे जानी है? सेल्स तक, कोशिका तक।
हर एक बॉडी की, पूरी बॉडी की कोशिका तक। तो इसका मतलब एक स्पेशल पिगमेंट चाहिए या हमें एक स्पेशल चीज चाहिए जो इस ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक लेकर जाए, क्योंकि पानी में तो घुलेगी नहीं, ये वाटर में तो घुलेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने एक अलग से चीज चुनी जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है भैया, हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब ये गोल प्रोटीन है, ग्लोबिन मतलब ये कैसा प्रोटीन है, गोल ग्लोबुलर प्रोटीन मैंने समझाया था। और हीमे मतलब इसके अंदर हेमेटिन या हेमे नाम का एक कंपाउंड होता है जो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है। मतलब उसके सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है, Fe। तो ये जो Fe2 पॉजिटिव होता है यही ऑक्सीजन का कैरियर होता है। इसको हम हीमोग्लोबिन को Hb से दिखाते हैं, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से सुन लीजिएगा कि जो लंग्स के पास ऑक्सीजन थी हमें कोशिका तक पहुंचानी थी, हमने एक बस का सहारा लिया। ये जो बस है इसमें ऑक्सीजन को रख देंगे या ये अपने साथ ऑक्सीजन को ले जाएगा और कहां पहुंचा देगा, कोशिका तक। ये दो चीज के मिलकर बना है एक गोल प्रोटीन ग्लोबिन और एक हीमो। हीमो मतलब इसके अंदर हेमे नाम का कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में क्या पाया जाता है, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, लगभग एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ रोक लेता है या अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है 1.34 मिलीलीटर। ठीक है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन पर ग्राम। मतलब हीमोग्लोबिन के 1 ग्राम में लगभग 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन चली जाती है पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब 4 मॉलिक्यूल्स में लेके चलता है तो भैया ज्यादा ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक हीमोग्लोबिन के साथ मिलके पहुंच जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाता है, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये Fe2 पॉजिटिव होती है। कितनी होती है, Fe2 पॉजिटिव। अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब जो आपका ऑक्सीजन थी वो कहां पहुंच गई, सेल के पास पहुंच गई, या मैं ये कहूं कि वो कहां पहुंच गई, वो भैया सेलों के पास पहुंच गई और वहां से ऑक्सीजन वापस आने लगी। सेल से क्या वापस आ गई, ऑक्सीजन। तो अब बात आती है कि ऑक्सीजन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सेल से वापस क्या आने लगी, जो सेल होती है कोशिका वहां से लंग्स तक, फेफड़ों तक, फेफड़ों तक क्या आने लगी आपकी, सेल से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस आने लगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड 3-4 तरीके से आती है। पहला तरीका होता है जो आपका हीमोग्लोबिन है, जो आपका हीमोग्लोबिन है इसी होता है NH2। अमोनिया का भी कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ अमोनिया कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो उसके साथ ये कार्बोक्सी अमाइड बना देती है, तो उनके साथ मिलकर भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया, 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर चली आती है। 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ 70 और 23 93। और जो 12% होती है वो प्लाज्मा जो होता है ना, ब्लड का प्लाज्मा, उसमें कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बाकी होती है वो क्या बन जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3-4 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आती है सेल से वापस, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ, कुछ कोशिक 70% बाइकार्बोनेट के साथ मिलके, और लगभग 7% जो हमारा प्लाज्मा होता है, जो हमारे रक्त में प्लाज्मा होता है उसमें कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल बनकर। और यही वो तरीका है जिससे हमारे ब्लड का जो पीएच होता है, जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, वो मेंटेन रहती है, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, लगभग 7.4। ठीक है, तो यही वो तरीका है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इन 3 तरीके से सेल से लंग्स तक आ जाती है और फिर लंग्स से बाहर चली जाती है। तो यहां तक आपको कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। यहां तक कोई डाउट है? चलिए बस थोड़ी सी देर की बात और है, इंटरनल रेस्पिरेशन और कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो सेल तक पहुंच गया ऑक्सीजन, अब क्या होगा, जो सेल के अंदर फूड मौजूद था ग्लूकोज वगैरह के रूप में, उस फूड का क्या होगा भैया, उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और वही हम जानेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कोशिका वाला, जो कोशिका में होगा। तो ये दो तरीके का होता है एक्चुअल में कोशिका में। एक तो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे ऑक्सीश्वेसन कहते हैं। ऑक्सीश्वेसन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। एक होती है एनएरोबिक, एक क्या होता है भैया, एनएरोबिक अनॉक्सी, क्या होता है, अनॉक्सी श्वेसन। कैसा श्वेसन होता है, अनॉक्सी। ये विदाउट ऑक्सीजन होता है। कैसा होता है, विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, एरोबिक ऑक्सी, एनएरोबिक अनॉक्सी। तो इसी में देखते हैं कि एक्चुअल क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, इसमें तीन प्रक्रियाएं होती हैं, अच्छे से समझ लेना इसको मोटा मोटा। इसमें तीन प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया का नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब क्वेश्चन आता है सर ये ग्लाइको, भाई देखो ग्लाइको माने ग्लूकोजन, जो ग्लूकोज आपने बॉडी में लिया है, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है उसका डिकम्पोजिशन या उसका डिग्रेडेशन, उसका विघटन, मतलब ऑक्सीजन का विघटन। तो भैया ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता है साइटोप्लाज्म में, लिख लीजिए इसको। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये होता कहां पे है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ग्लाइको माने ग्लूकोज और उसका विघटन, ग्लूकोज का टूट जाना। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है हमारी बॉडी की, जो हमारे सेल की साइटोप्लाज्म होती है उसमें होता है। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन की जरूरत इस वाले केस में नहीं होती। ठीक है, बनता क्या क्या है, तो देखो ये है ग्लूकोज C6H12O6, यहां पे कार्बन कितने, 6। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनते हैं। दो क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल। दो पायरुविक अम्ल, 6 कार्बन, और 6 कार्बन से कितने बने, 2 पायरुविक एसिड। इसका मतलब 3-3 कार्बन, दोनों में कितने कितने कार्बन होते हैं, 3-3 कार्बन। क्या बन गया आपका, कार्बोनिक एसिड, CH3COCOOH। CH3 जो ये पायरुविक एसिड होता है, ये होता है CH3COCOOH। मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और इसमें कीटोन ग्रुप भी होता है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। फिर से समझ लीजिए, एक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में बिना वन ग्लूकोज, 2 पायरुवेट, क्या बन गया, 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड प्लस 4 एटीपी ऊर्जा, प्लस 4 एटीपी ऊर्जा। भैया इसमें से जो 4 एटीपी है उसमें से 2 एटीपी हो जाती है खर्च, 4 में से क्या हो जाती है, 2 एटीपी ऊर्जा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअल में ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फॉस्फेट का ग्रुप होता है, फॉस्फेट। तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी बॉडी में, जैसे आप पैसे लेके जाते हो और पैसों से सामान खरीदते हो, इसी तरह जब हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो वो किसका इस्तेमाल करता है पैसों के रूप में, एटीपी का। इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी में ऊर्जा की करेंसी, समझ रहे हैं।
4 एटीपी ऊर्जा बनी थी, जिसमें से कितनी एटीपी खर्च हो गई? 2 एटीपी। उसको स्टार्ट करने में खर्च हो गई, तो यहां से हमें कितनी एटीपी का फायदा हुआ? 2 एटीपी ऊर्जा की बचत हुई, या 2 एटीपी ऊर्जा हमने सेव कर ली, या क्या कह सकते हैं, इसकी बचत कर ली। फिर से समझ लीजिए, आप एक ग्लूकोज, आपकी मान लो तनख्वाह है, उससे क्या बने? 2 पायरुवेट बने, और आपको 4 एटीपी, 4 में से 2 आपसे खर्च हो गई, कितनी बची? 2 बचत हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या है? पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड के जो पहली प्रोसेस था, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और इसके बाद का जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जो सेकंड प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल बोल दो, या एसिटिक एसिड साइकिल बोल दो। क्या बोलते हैं इसको? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, क्रेब्स नाम के, हेंस क्रेब्स, उन्होंने खोजा था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब आ जाता है क्रेब्स साइकिल। ये जो क्रेब्स साइकिल है, ये बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जबकि प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका झिल्ली, तो उनके अंदर जो ये प्रक्रिया होती है वो कहां होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट, ये क्या होती है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। समझना होता क्या है? क्रेब्स साइकिल, जिसे एसिटिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ACA, यूकैरियोटिक में कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक में कहां होती है? सेल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में करें क्या? क्रेब्स साइकिल होती कैसे कैसे? तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। क्रेब्स चक्र, देखो आपके पास क्या थे? पायरुविक एसिड था, पायरुविक, एक पायरुविक, आपके पास 2 बने थे। हम किसकी बात करेंगे? एक पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड के साथ एक कोएंजाइम ए होता है। क्या होता है? कोएंजाइम ए नाम की एक चीज होती है, डीपली नहीं पढ़ा रहा, समझा रहा हूं। एक होता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड आपके पास है एक मॉलिक्यूल, एक है कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम ए क्या होता है? इस पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन हटा देता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हाइड्रोजन हटा देता है, और बनाता है एसिटिल COA। क्या बन जाता है? एसिटिल COA। ये जो प्रक्रिया है एसिटिल COA, ये क्रेब्स साइकिल का पहला चरण है। क्रेब्स साइकिल की फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रेब्स साइकिल। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है यहां पे, कि जो पायरुविक एसिड है वो कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में क्या बन गया? ACOA। ACOA अर्थात एसिटिल कार्बन, एसिटिल कोएंजाइम ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करेंगे, अच्छे से समझ लेना। कोएंजाइम ए, एसिटिल COA। अब ये जो एसिटिल COA है, इससे 3 चीजें बनी। एक तो एटीपी मॉलिक्यूल बना। क्या बना? 1 ATP मॉलिक्यूल, 5 NADH मॉलिक्यूल बने, और एक यहां पे बना FADH, एक FADH2 या FDH2। यहां पे क्या बना? एक FDH2। देखो, ये है निकोटिन, निकोटिनेमाइड डाई फॉस्फेट। ठीक है, निकोटिन न्यूक्लियोटाइड, निकोटिन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ये है, ये भी डाई न्यूक्लियोटाइड है, और ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर से समझ लीजिए, जब एसिटल COA कई चरणों में गुजरा, 17-18 एंजाइम से होते हुए, तो ये 3 चीजें बनी। तो आप समझ रहे हैं, यहां से एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं, जबकि बने कितने थे हमारे? 2। एक की बात कर रहे हैं। एक ATP कितनी ऊर्जा होती है?
एक एटीपी। भाई एक एटीपी में तो एक ही एटीपी ऊर्जा होती है। जो ये NADH होता है, निकोटीन डाइएमाइड न्यूक्लियोटाइड, इसके एक के अंदर तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। 3 एटीपी होती है एक के अंदर। एक के अंदर कितनी एटीपी होती है? 3 एटीपी। तो ये कितने हैं? 5। 5 दिया 15 एटीपी। फिर से समझ लीजिए भैया, एक एटीपी सर के ऊपर से नहीं, सुनो मेरी बात। आपके पास एक बक्सा है, उस बक्से का नाम क्या है? ACOA, एसिटिल COA। जब आपने इस बक्से को खोजा तो आपको तीन चीजें मिली। एक तो सोने के सिक्के मिले, एक आपको हीरे जवाहरात मिले, एक चांदी के सिक्के। यहां तक कोई दिक्कत? जो सोने के सिक्के थे उसकी एक की कीमत 1 थी, जबकि जो NADH वाला था हाई हीरे, एक हीरे की कीमत कितने रुपए थी? 3। तो यहां पे 5 हीरे मिले आपको। ये कितने हो गए? 5 या 15, मतलब आपको 15 एटीपी मिल गई। ठीक है। एक FbH2, एक में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक में कितने होते हैं? 2। 2 FbH2 था, एक ही था। ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 2, मतलब एक की कीमत कितनी होती है? 2 एटीपी। तो 2 एटीपी आपके पास यहां से आ गई। ये कितने हो गए? 15 और 2 17 और 1 18। कहने का मतलब है, जब आपने इस बक्से को खोजा, जब आपने इस बक्से को खोला, इसके ऊपर एंजाइम की प्रक्रिया हुई, तो आपको लगभग 18 एटीपी पूरे के पूरे प्राप्त हुए। कैसे कैसे प्राप्त हुए? एक एटीपी पहले बना, इससे तीन चीजें बन रही हैं। इससे कितनी चीजें बन रही हैं? तीन चीजें। 1 एटीपी, 5 NADH और एक FDH2। समझ में आ रहा है? अब एक एटीपी में 1, जबकि 5 में 3, और एक FDH कितने के बराबर होता है? 2 के बराबर। तो एक जो पायरुविक एसिड था, इससे आपको कितनी एटीपी ऊर्जा मिली? 18 एटीपी ऊर्जा। एक पायरुविक से कितनी मिली? 18 एटीपी ऊर्जा। एक पायरुविक से मिली आपको 18, जबकि कितने थे? एक ग्लूकोज से कितने बने थे? जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था उससे कितने बने थे? 2 पायरुविक एसिड। तो 2 से कितनी मिल जाएगी? 2 पायरुविक एसिड से 18 दूनी 36 एटीपी। 36 एटीपी ऊर्जा। और आपको याद होना चाहिए कि 2 एटीपी हमने पहले भी सेव करके रख रखी थी। 2 एटीपी हमने पहले भी बचा के रख रखी थी। तो भैया 2 एटीपी होगी। टोटल कितनी एटीपी मिल गई? 38 एटीपी। तो क्रेब्स साइकिल अच्छे से पूछा जाता है। क्रेब्स साइकिल में हमें कितनी मिली? 36 एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितनी थी? 2 एटीपी। टोटल हमारे पास कितनी एटीपी हो गई? 38। तो कहने का मतलब, जो ज्यादा करेंसी बनी, जो ज्यादा एनर्जी बनी, वो कहां बनी? क्रेब्स साइकिल में बनी। क्रेब्स साइकिल हम लोगों के अंदर होती कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। 18 दूनी 36 एटीपी, 2 एटीपी हमारी पहले बची हुई थी। टोटल कितनी हो गई? 38 एटीपी ऊर्जा हमारे पास हो गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया जब आपके पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब बिना ऑक्सीजन के भी देख लो क्या क्या होता है। जैसे ईस्ट वगैरह में होती है, तो देखो, एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। क्या बन गया? पायरुविक एसिड। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन। एक, अब मैं अगर उसको आपको पढ़ाता ना, उसको खोल के, तो बहुत ज्यादा हो जाता। एटीपी का मतलब होता है, देखो, जब आप बाजार गए तो बाजार में आपके पास क्या है? पैसे हैं। पैसों से आप क्या खरीद रहे हो? सब्जी। इसी तरह आपके शरीर में जो हमारी बॉडी होती है, अगर किसी अंग को ऊर्जा की जरूरत होती है, तो वो किसका काम कर, मतलब वो किसकी सहायता लेता है? एटीपी की। एटीपी हमारे लिए ऊर्जा पैसे की जैसी है। जैसे मान लो हमने एटीपी, कुछ पैसे हैं हमारे पास, एक एटीपी से हमें कुछ जूल एनर्जी मिल जाती है, कुछ ऊर्जा हमें मिल जाती है। इसको अगर मैं आपको उसमें बताऊं कि ये उसमें कितनी होती है, ये लगभग 200 600 मतलब 2830 किलो जूल हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2830 किलो जूल। ये जो 36 एटीपी थी ना, या 38, इनसे लगभग हमें
2830 किलो जूल कह लो या 686 किलो कैलोरी कह लो, किलो कैलोरी, इतनी ऊर्जा मिल जाती है। तो जब आप एटीपी का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी शरीर के अंदर। ये भैया थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं कि देखो, फिर से मेरी बात सुन लीजिए। आपने क्या खाया था? ग्लूकोज। आपने क्या खाया था? ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके लिए क्या था? खाना। ये हमारे बॉडी के किसके पास चला गया? सेल के पास। ग्लूकोज को नहीं जानता सेल, सेल को तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को निकालने के लिए वो दो काम करता है, एक को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से वो दो ऊर्जा निकालता है, मतलब 2 रुपए निकालता है, 2 रुपए की ऊर्जा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में वो क्रेब्स नाम की एक चीज करता है, क्रेब्स साइकिल। वो अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, 18-19 एंजाइम होते हैं जो अपना काम करते हैं। और क्रेब्स साइकिल से वो क्या बनाते हैं भैया? 36 एटीपी ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 36 एटीपी। तो हमारे शरीर को एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 38। मतलब एक ग्लूकोज अगर आपने मॉलिक्यूल लिया C6H12O6 तो कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हुई। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए। पायरुविक एसिड से 3 चीजें, अगर मान लो भरपूर ऑक्सीजन मौजूद है, सफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर क्या मौजूद है? सफिशिएंट ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या मिलेगी? एनर्जी। कितनी मिलेगी? 2860 किलो जूल। ठीक है, लगभग। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद है, ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन कम है, कम ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे हमारी मांसपेशियों में, जैसे हमारी मांसपेशियों में, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड प्लस वाटर, जल। ठीक है, क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमारे मसल्स में जो दर्द होने लगता है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज कम ऑक्सीजन में उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तीसरी, अगर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि ईस्ट में होता है, फंगस में होता है, तो बनती है C2H5OH, मतलब एल्कोहल प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर पूरी तरीके से ऑक्सीजन मौजूद है तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कम है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और बिल्कुल भी नहीं है तो क्या बनेगा? एल्कोहल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो ईस्ट होती है, ईस्ट में क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है? इसके नोट्स नहीं मिलेंगे भैया। सफिशिएंट ऑक्सीजन, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और एल्कोहल। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज की पूरी दिक्कत। अब यहां के बाद में एक लास्ट चीज आ जाती है कि हाँ, इसके बाद में आ जाता है आपका इसका नाम होता है श्वसन भागफल, रेस्पिरेटरी कोशेंट, रेस्पिरेटरी कोशेंट। बस ये लास्ट है, इसको सुन लीजिए अच्छे से। श्वसन भागफल, श्वसन भागफल एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, आपने क्या खाए? कार्बोहाइड्रेट। तो मान लो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए आपको 10 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। एक एग्जांपल बता रहा हूं, कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी? 10 ग्राम की। और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी बनी? 10 ग्राम। जब आपने कार्बोहाइड्रेट को पचाया, जब आपने कार्बोहाइड्रेट का अंदर इस्तेमाल किया सेल के अंदर, तो भैया 10 ग्राम तो ऑक्सीजन मिली और 10 ही ग्राम क्या मिली आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कितना आ गया? 1। ये रेशियो कितना आ गया? 1। इसका मतलब CO2 का उत्पादन, CO2 का प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का यूज, कि ऑक्सीजन के यूज करने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन के यूज करने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी कोशेंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे 6O2, तो इससे क्या बनी थी? 6
CO2 बनी थी ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो रेशियो आया वो कितना आया, 1 आया। जबकि प्रोटीन के लिए होता है 0.9। 0.9 कहने का मतलब ये कम बनती है, ऊपर कम बनती है, ऑक्सीजन का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और भैया वसा, वसा मतलब फैट, फैट के लिए होता है 0.7। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? साफ नहीं आ रहा है, लास्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट। आपने कितनी ऑक्सीजन का यूज किया और उस ऑक्सीजन का यूज करके कितनी CO2 बनी, इन दोनों का जो ये रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट। चलिए इस तरीके से ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। एक तो जो हवा है वो कहां कहां से होकर आती है, ट्रेकिया क्या होता है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट, कौन सा लंग बड़ा होता है, डिफ्यूजन में प्रेशर कितना होता है, कितनी एटीपी ऊर्जा मिलती है, पायरुवेट, एसिड वगैरह क्या होते हैं, ये काफी डीपली हो जाता अगर मैं इसको आपको रिएक्शन वगैरह लिखवाता, जो कि मैं आपको नहीं चाहता था कि रिएक्शन वगैरह में आप लोग खो जाओ। तो आप तो बस इतना रखना कि जब एक एसिटल सीईओ, जब एक एसिटिल सीओए जो कि पायरुविक एसिड से बनता है, बनता था ना पायरुविक एसिड से, ये टूटता है तो 3 चीजें बनती हैं, एक एटीपी, एक एनएडीएच और एक फ्लेविन, फ्लेविन बोलते हैं इसको, फ्लेविन डाई निकोटिनेमाइड और न्यूक्लियोटाइड। इससे एक एटीपी होती है, ये 5 होते हैं, एक में 3 होती है तो 15, ये 1 होता है, एक में 2 होती है तो 2। तो इस तरीके से कुल मिला के कितनी एटीपी हो जाती है, 18 एटीपी। और जबकि आपके पास 2 पायरुविक एसिड होते हैं तो 18 दूनी 36 और 2 पहले थी तो कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी ऊर्जा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में एनर्जी की करेंसी, जिसकी वजह से, जिसका इस्तेमाल करके आप बॉडी से ऊर्जा लेते हो जब भी आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसका मतलब ये जो एटीपी है ये आपकी बॉडी में घूमती रहती है, ये एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में क्या रहती है, घूमती रहती है। ट्राइफॉस्फेट, एक एडीपी होता है डाइफॉस्फेट, एक एएमपी होता है मोनोफॉस्फेट। तो ये बॉडी में घूमती रहती है। अब माने मुझे हाथ ऊपर करना है, ऐसे 10 बार ऊपर करना है, तो मेरी जो बॉडी होगी मसल, इसको एनर्जी की जरूरत है तो ये इस एटीपी का विघटन कर लेगी, इस एटीपी के विघटन से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भैया, इस एटीपी के विघटन से मुझे क्या हो जाएगी, ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ऑल डन। अब मैं इसके क्वेश्चंस दे दूंगा रात में, तो आप इसके क्वेश्चंस भी कर लोगे रात वाली मैराथन क्लास में। आज का आपको टॉपिक याद है, मैराथन क्लास का कल ही बता दिया था कि मैराथन क्लास में, हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग, कि अभी तक किसी ने अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं ली है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट मॉक टेस्ट के आज उसमें इंक्लूड करूंगा, तो आप लोग ग्रेड अप वाली, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि बच्चा बात ये नहीं है कि आप इसको खरीदोगे नहीं खरीदोगे, वो मैं नहीं कह रहा, आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चंस। पहली बात, उन क्वेश्चंस का मैं करा दूंगा रिवीजन, जब आप लोग ज्यादा मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर इस टॉपिक में डाउट आ रहा है, इस टेस्ट सीरीज में, इस मॉक टेस्ट के इस नंबर में। ठीक है, तीसरी चीज रिवीजन करा दूंगा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अल्टीमेटली हेल्पफुल होंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चाहे तो ले लीजिएगा, और मैंने उनसे कह के सस्ती भी कराई है और लोगों से। ठीक है, तो थैंक यू अगर जिसने खरीद ली है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस मिलना बहुत जरूरी है, उनके बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए गए हैं आपको, डाउट सॉल्विंग है, रिवीजन में करा दूंगा, जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और मार्क्स आपके अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं रात की क्लास में, कम्युनिटी पे अनाउंस कर दूंगा कितनी बजे से रखते हैं उसको, क्योंकि यार अगर रात में लेट सोते हैं ना, सुबह 4-5 बजे मैं सोया था, 6 बजे मेरी आंखें ऐसी सूज के हो गई, तभी तो मैंने सुबह क्लास नहीं ली, वरना मैं तो इसे सुबह कर देता। 101 रुपए की होगी, क्योंकि 20 टेस्ट है, 20 ग्रुप डी और 20 एएलपी 245 की है, तो अलग अलग मुझे लगता है 101 रुपए की कुछ आसपास की होगी।
बाकी मैंने सबकी देखी है, किसकी अच्छी नहीं है मुझे पता है, ठीक है, परेशान मत होना आप लोग। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, शेयर नहीं करते हो बुरा लगता है, शेयर जरूर कर देना, बताओ, ठीक है, शेयर कर दोगे, नहीं कर दोगे तो मना ही कर दो, फिर मैं कहना ही बंद कर दूं। टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना क्वेश्चंस, ये आपके नंबर ही बढ़ाने के काम आएंगे, और वो टाइम जो है ना 60 मिनट का, वो आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा। चलिए बढ़िया, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं रात मैराथन क्लास में, थैंक यू। कमेंट करके बता देना कुछ प्रॉब्लम हो तो। हाँ अच्छा, ये बेहतरीन है, इतना मुझे पता है कि ये बेहतरीन है क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, मैराथन का टॉपिक था, मैंने कल बताया था ना, आज सैटेलाइट वगैरह जो होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा, लॉज ऑफ मोशन जो होंगे, ये क्लियर करेंगे, उधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्लियर करेंगे, और इधर आपका बायोस का ये वाला चैप्टर रेस्पिरेशन वाला। पेपर मुझे पता है आप लोग अच्छा करके आओगे, अच्छा करके आओगे, अच्छा करके आओगे, ये मेरा दिल कहता है, और जो मेरा दिल कहता है ना वो सही कहता है, ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना।